students, I'm Rachit here with a new video of history class 7th and there is the chapter number 7 ट्राइबल एंड द नोमैडिक कम्युनिटीज़। आज हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग टिक द करेक्ट ऑप्शंस। आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके करेक्ट आंसर देने हैं। मैंने आंसर्स दिए हैं और जो ऑप्शंस आते हैं वो सभी रॉन्ग होंगे, ये आपके आंसर्स करेक्ट होंगे। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ द ट्राइबल कल्चर एंड सोसाइटी इज़ नोन एज। एक ऐसी साइंस जो ट्राइबल कल्चर और सोसाइटी के बारे में स्टडी करती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, उस टेक्स्ट के बारे में बताना है जिसमें गॉन्ड किंगडम ऑफ ग्रह कटंगा के बारे में बताया गया था। वो था अकबरनामा। अकबरनामा में गॉन्ड किंगडम के बारे में बताया गया था। एक अहोम किंग का नाम बताना है जिसने बुरानजीज को सपोर्ट किया था। ठीक है, कॉम्प्लीशन ऑफ बुरानजी को सपोर्ट किया था, तो वो था हमारा रुद्र सिंघा। मीर जुमला वॉज द जनरल ऑफ। मीर जुमला किसका जनरल था? तो मीर जुमला हमारा औरंगजेब का जनरल था। नीचे लिखे हुए सेंटेंसेस को बताना है कि नीचे लिखे हुए सेंटेंसेस सही हैं या गलत हैं। अगर गलत है तो उन्हें सही करना है। पहला क्वेश्चन है कि जो गॉन्ड किंगडम है उसमें बरहूत जो था वो 84 में बटे हुए थे, तो ये आंसर गलत है। जो भरहूत थे वो 84 में नहीं बटे थे बल्कि 84 को भरहूत में बांटा गया था। द गॉन्ड किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू 7 क्लेन। जो गॉन्ड किंगडम है वो 7 क्लेन्स में बटा हुआ था, तो ये गलत है। जो गॉन्ड किंगडम है वो 7 से ज़्यादा क्लेन्स में डिवाइडेड था, ना कि सिर्फ 7 में। जो पेक सिस्टम है वो स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करने के लिए दिया गया था। जो पेक सिस्टम है अहोम्स के द्वारा बनाया गया था, उसका मेन पर्पस था आर्मी को मेंटेन करना, तो ये फॉल्स है। इनका मेन पर्पस आर्मी को मेंटेन करना नहीं था बल्कि पब्लिक को लेबर एंड सर्विस प्रोवाइड करना था। किंगडम के लिए जो लेबर और सर्विस होती है उसको बढ़ाना इस सिस्टम का मेन एम था। गॉन्ड चीफ्टन ऑफन अज्यूम राजपूत टाइटल। जो गॉन्ड चीफ्टन्स हैं वो अक्सर राजपूत टाइटल्स को एडॉप्ट करते थे, तो ये ट्रू है। द अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन 2 क्लेन्स। जो अहोम सोसाइटी है वो क्लेन्स में बटी हुई थी, तो सही है। अहोम सोसाइटी कई सारे क्लेन्स में बटी हुई थी। आंसर द फॉलोइंग इन 1 सेंटेंसेस। नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस के 1 सेंटेंस में आंसर देने हैं। तो फर्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म पैट्रिनल। पैट्रिनियल का मतलब क्या होता है? तो एक पैट्रिनियल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सारी प्रॉपर्टी और की जो अथॉरिटी होती है वो फादर से सन को पास डाउन की जाती है, उसे पैट्रिलिनियल सिस्टम कहा जाता है। विच रीजन डिड द वास्ट मंगोल एम्पायर एंड कंपासेस। जो मंगोल एम्पायर है उसके अंडर में कौन कौन से रीजन्स थे? तो उसमें चाइना, तिब्बत, पर्सिया, इराक, एशिया का थोड़ा बहुत हिस्सा, रशिया का कुछ हिस्सा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मंगोल एम्पायर में शामिल किए गए थे या उन्होंने जीते थे। हुवर भुयान्स। भुयान्स कौन थे? तो व्हेन अहोम क्रॉस द इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड सेटल डाउन इन द ब्रह्मपुत्र वैली इन 13th century, दे सप्रेस्ड द लोकल पावर एंड कॉल्ड द भुयान्स। ठीक है, जब अहोम इंडिया आए तो उन्होंने क्या किया? इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर सेटल्ड हुए, खासकर पे ब्रह्मपुत्र वैली में। तो ब्रह्मपुत्र वैली में जब वो इस्टेब्लिश्ड हुए तो उन्होंने लोकल पावर्स जो कि भुयान्स कहलाती थी उनको सप्रेस कर दिया, उन्हें हटा दिया और खुद पावरफुल हो गए। उसी को उन्हें ही भुयान्स कहा जाता था। व्हाट वाज खेल इन अहोम सोसाइटी। अहोम सोसाइटी में खेल का मतलब क्या होता था? तो खेल का मतलब होता था क्लेन्स। अहोम में जो खेल होते थे उन्हें क्लेन्स कहा जाता था। ये आपके गेम वाले खेल नहीं है बल्कि उनके जो क्लेन्स हैं उनको टाइटल दिया गया था खेल। ठीक है, क्लेन्स को, और जिसमें कई सारे विलेजेस जो हैं वो शामिल होते थे और उनका जो लीडर होता था, खेल्स का लीडर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था, इतना कि राजा भी उनकी बात को सुना करते थे कि क्या है, उनके डिसीजंस को एक बार सोचा करते थे। What was one greatest achievement of the अहोम। अहोम की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? कोई एक अचीवमेंट के बारे में बताना है तो उनकी सबसे बड़ी जो एक अचीवमेंट है वो है पेक सिस्टम। अब पेक सिस्टम क्या था? तो पेक सिस्टम में उन्होंने लेबर डिवीज़न किया था। लेबर्स के लिए, जो मजदूर हैं उनके लिए एक सिस्टम लागू किया था जिसमें उन्हें कुछ फिक्स काम सौंपा जाता था, उसे पेक सिस्टम कहा जाता था। जब ये इन्फोर्स हुआ तो उन्हें रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे। अब है ब्रीफ। व्हाट अकबरनामा टेल्स अबाउट द
ग्रहकटंगा। अकबरनामा ग्रहकटंगा के बारे में हमें क्या बताता है? तो अकबरनामा में ग्रहकटंगा के बारे में बताया गया है कि ये 70,000 विलेजेस का एक ग्रुप था। इट हैड वेल स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप किया गया था। इट बिकम अ रिच किंगडम बाय सेलिंग वाइल्ड एलिफेंट टू अदर किंगडम। जो ग्रहकटंगा है वो फेमस हो गया था बिकॉज वो जंगलों के पास में से हाथियों को पकड़कर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उन्हें एज आ आर्मी के तौर पर दूसरों को बेचा करते थे और यूज़ किया करते थे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिच हो गए थे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्वीन दुर्गावती। क्वीन दुर्गावती के ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो दलपत द सन ऑफ द गोंड किंग संग्राम शाह मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती द डॉटर ऑफ द चंदेल राजपूत रूलर। In 1548 CE, when Dalpat Shah died, Rani Durgavati assumed the reign of government because her son was minor. ठीक है, जो दलपत शाह के बेटे थे संग्राम शाह, दलपत जो थे वो संग्राम शाह के बेटे थे, ठीक है, जिन्होंने दुर्गावती से शादी की थी जो चंदेला राजपूत रूलर थी। ठीक है, 1915 सी में जब दलपत शाह की डेथ हुई तो रानी दुर्गावती ने गवर्नेंस को अपने हाथों में ले लिया बिकॉज उनका जो बेटा था वो बहुत ज़्यादा छोटा था और राज्य को नहीं संभाल सकता था, इसलिए दुर्गावती ने राज्य को संभाला। When her kingdom was attacked by the Mughal under Afzal, she put up fought bravely but was defeated. जब अफजल खान ने इनके किंगडम पर अटैक किया तो दुर्गावती ने फाइट की और बहुत अच्छे तरीके से फाइट की, लेकिन लास्ट में उन्हें हारना पड़ा। ठीक है, वो हार गई। ठीक, सी एंड हर सन डाइट रेजिस्टिंग द मुगल। मुगल से लड़ते लड़ते वो और उनका जो बेटा था वो शहीद हुआ। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द अहोम एंड द मुगल। अहोम और मुगल के बीच में रिलेशनशिप्स कैसे थे, हमें इस बारे में बताना है। तो इन 1662 CE द अहोम किंगडम वॉज अटैक्ड बाय द मीर जुमला। ठीक है, जब 1662 में जो अहोम किंगडम है उस पर जो मीर जुमला है मुग़ल एम्परर का जनरल था, औरंगजेब का जनरल, उसने अटैक किया। उसने मुग़ल जो वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ थे अहोम की, उनको हराकर वहाँ से बहुत सारा ट्रेजर जो है वो लूट लिया। ठीक है, वहाँ से अपने अंडर में ले लिया। बट ये जो मुग़ल की जीत थी वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली बिकॉज जो उनके कैंप लगे हुए थे उस जहाँ पर उन्होंने अपने कैंप्स लगाए थे, उनकी आर्मी रुकी थी, वहाँ पर हैवी रेनफॉल हुआ कुछ समय बाद, जिसकी वजह से वहाँ पर एपिडेमिक फैल गया, महामारियाँ फैलने लगी और इसकी वजह से उनकी पावर वापस से कम हुई और अहोम ने अपने राज्य को वापस से छीन लिया। जो उनने जितना वो जो पार्ट हारे थे वापस से उन्होंने अपने किंगडम पर अटैक करके जीत लिया। डिफाइन पेक सिस्टम। पेक सिस्टम के बारे में बताना है। अभी मैंने कहा था कि मैं आपको थोड़े समय बाद बताऊंगा, तो अब मैं आपको बताता हूँ पेक सिस्टम था क्या। तो द अहोम स्टेट बुल्ट अ सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग लेबर नोन एज पेक। जो अहोम थे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया जिससे कि लेबर डेवलप हो सके या लेबर्स को काम प्रोवाइड, जो लेबर्स होते हैं मजदूर वगैरह होते हैं उनको काम प्रोवाइड किया जा सके। इसके अकॉर्डिंग एवरी मेल मेंबर ऑफ द विलेज एज 15 to 50 years except the noble, prized, high class or slaves had to provide service to the kingdom for which they received non-transferable non-hereditary land. इसके अकॉर्डिंग जो लोग भी राज्य में 15 से 50 साल तक के लोग हैं, नोबल्स, प्राइस्ड और इन लोगों को छोड़कर जितने भी लोग हैं उन सभी को किंगडम के लिए कुछ समय तक के लिए काम करना पड़ता था, कि राज्य को कुछ काम करके देना पड़ता था, राज्य के लिए काम करना पड़ता था। इसके बदले में उन्हें नॉन हेरिडिटरी और नॉन ट्रांसफरेबल लैंड जो है वो प्रोवाइड किया जाता था। मतलब उन्हें एक ज़मीन दी जाती थी जिससे कि वो अपनी सैलरी अर्न कर सकते थे। इस ज़मीन को ना ही वो किसी को बेच सकते थे और ना ही ऐसा था कि उनके बाद वो ज़मीन उनके बेटों को जाएगी। जो काम करेगा उसको वो ज़मीन प्रोवाइड की जाती थी। जब तक आप काम करोगे तब तक वो ज़मीन आपके पास रहेगी। पेक वर इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्टिंग पब्लिक वर्क, serving in the military, which enable the Ahom to do not regular standing army. अब वो काम क्या क्या देते थे, तो रोड वगैरह का मेंटेनेंस करना है, कुएं वगैरह बनाने हैं, ऐसे कई सारे काम जो है वो प्रोवाइड किए जाते थे। साथ में आर्मी में सर्व करने का मौका मिलता था, आर्मी में वर्क करने के लिए भी कहा जाता था। जो सोल्जर्स हैं उन्हें ऐसा सोल्जर जो लड़ सकते हैं और नहीं लड़ सकते हैं तो और भी कई सारे आर्मी में काम होते हैं तो वो उन्हें करने के लिए दी जाते थे, जिसके थ्रू उन्हें अहोम्स को रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी।
राज्य को संभालने के लिए एक परमानेंट आर्मी की ज़रूरत नहीं होती थी, जिससे खर्चा बहुत ज़्यादा बच जाता था। एन्यूमरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइबल सोसाइटीज़, हमें ट्राइबल सोसाइटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है, इंपॉर्टेंट उनके फीचर्स के बारे में बताने हैं। तो ट्राइबल सोसाइटी हैज़ सेवरल की कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्राइबल सोसाइटीज़ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं, वो ये हैं, दे आर इगलेट्रियन इन नेचर एंड नॉट डिवाइडेड बाय द क्लास एंड कास्ट। जो उनका नेचर था, उनकी जो सोसाइटी थी वो इगलेट्रियन थी, मतलब एकजुट थी, जिसमें कोई भी कास्ट सिस्टम या क्लास सिस्टम नहीं था। मैनी ट्राइब बिलोंग टू द क्लेन्स हु ट्रेस्ड their descendant to a common ancestor or kin, this made from the bond together closely। जो मैक्सिमम ट्राइब्स थी उनमें जो राज्य उनके जो लोग थे वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड थे, एक दूसरे के रिलेटिव थे, जिनसे उनके बीच में रिलेशंस जो थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत थे। ईच क्लेन हैज़ हेडेड बाय द ट्राइबल चीफ एंड दे फॉलोड देयर डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन। सभी ट्राइब्स को उनके फॉलो जो चीफ होते हैं उसको ट्राइबल चीफ कहा जाता था, जो उनके लीडर्स होते थे। साथ में हर ट्राइब के अपनी एक लैंग्वेज, अपना एक कल्चर, अलग अलग कल्चर और लैंग्वेजेस होती थी। उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी डिफरेंट होती थी। आपने भी देखा होगा टीवी में कभी आदिवासी वगैरह देखते हैं तो उनकी लैंग्वेज अलग होती है, हमारी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा डिफर होती है। द ट्राइब्स वर नोमैडिक, मूव्ड अबाउट in with their cattle, practice shifting cultivation, living isolated area and practice certain craft and by for earning additional income। इसके अलावा जो मोस्टली ट्राइब्स थी वो नोमैडिक ट्राइब्स थी। नोमैडिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती रहती थी इन सर्च ऑफ फूड एंड मटेरियल्स। साथ में शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का यूज़ किया करते थे। हूवर गॉन्ड, हाउ वॉज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्रह कटंगा ऑर्गेनाइज। गॉन्ड्स कौन थे और जो ग्रह कटंगा का ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम कर रहा था। वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ द मेडिवल इंडिया वर गॉन्ड। गॉन्ड जो थे वो मेडिवल इंडिया की एक लार्जेस्ट ट्राइब थी, जिन्हें गॉन्ड जो और जहाँ पर वो रहते थे उस एरिया को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अ कंट्री ऑफ इनहेरिटेड बाय द गॉन्ड्स। द अकबरनामा मेंशन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गॉन्ड किंगडम ऑफ द ग्रह कटंगा। अब इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो जानकारी है वो हमें अकबरनामा से मिलती है। तो देखो क्या क्या नॉलेज हमें मिली। तो द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल डिवीजन कॉल्ड ग्रह। ईच ग्रह वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द पर्टिकुलर क्लेन। जो इनका किंगडम है वो कई सारे क्लेन्स, वो कई सारे डिवीजन्स में बटा हुआ था, जिन्हें ग्रहास कहा जाता था, और हर ग्रह को रूल करने के लिए एक पर्टिकुलर क्लेन होता था। ईच क्लेन हैड इट्स ओन राजा और राया। जो क्लेन्स होते थे उनका अपना एक राजा होता था या उन्हें राय के नाम से भी जाना जाता था। द ग्रह वर डिवाइडेड इंटू 84 विलेजेस नोन एज 84। अब जब ये गढ़ आ गए तो गढ़ को टोटल से 84 विलेजेस में डिवाइड किया गया था। 84 के जो 84 है उसके ग्रुप में डिवाइड किया गया था, जिन्हें 84 कहा जाता था। बाद में ये 84 जो है वो सब डिवाइडेड होते थे भरहोत में, और भरहोत के अंदर एक भरहोत में 12 विलेजेस शामिल होते थे। ठीक है, 84 में 84 विलेजेस शामिल होते थे और भरहोत में 12 विलेजेस जो थे वो शामिल होते थे। इसके बाद है हाउ वॉज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अहोम स्टेट ऑर्गेनाइज्ड। जो अहोम स्टेट है उसका ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा था, तो इसके बारे में मैंने आपको अभी समझा दिया। वही पूरा है जो पेक सिस्टम में मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर आपको जस्ट पेक सिस्टम ही लिखना है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पर 3 बार पेक सिस्टम का क्वेश्चन आया है, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस आपको सिर्फ ये लॉन्ग वाला याद करना है, छोटे वालों में आप इसी को आधा करके या कम करके आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इससे आपका पावर जो लर्न करने की है वो भी बचेगी, टाइम भी बचेगा। ठीक है, और आपके 3 क्वेश्चन एक साथ तैयार भी हो जाएंगे। इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। हाउ डिड द ट्राइबल सोसाइटी चेंज आफ्टर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द कास्ट बेस्ड सोसाइटी। जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं जब वो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ के टच में आई तो उनके कल्चर में क्या क्या चेंजेस हुए। तो चेंजेस थ्रू द कास्ट ट्राइबल इंट्रैक्शन, क्या क्या चेंजेस हुए। तो पहला चेंज, द ट्राइबल एंड नोमैडिक कम्युनिटीज़ हु डिड नॉट अधेयर टू द वर्ना सिस्टम कम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद द कास्ट बेस्ड सोसाइटी। जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी वो कास्ट बेस्ड नहीं थी, उन्हें कास्ट से कोई लेना देना नहीं था। तो जब
वो सोसाइटीज़ नॉर्मल सोसाइटीज़ के साथ आई, कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ के साथ मिली, ट्राइबल सोसाइटीज़, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्यों किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को इतना ज़्यादा दर्जा दिया जा रहा है और किसी को बिल्कुल भी दर्जा नहीं दिया जा रहा है। ये उनके लिए एक कॉन्फ्लिक्ट की बात थी, तो इस बात पर उनकी कॉन्फ्लिक्ट भी हुई। द कास्ट बेस्ड सोसाइटी कॉज ट्राइबल सोसाइटीज़ टू चेंज द वेराइटी ऑफ वे many tribes adopted the caste system and political formation prevalent in the settled and agriculture society। अब अगर ट्राइबल सोसाइटीज़ को नॉर्मल सोसाइटीज़ के साथ वर्क करना है तो उन्हें ये चीज़ समझनी पड़ती कि कास्ट बेस्ड क्या होता है, कास्ट कैसे काम करती हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसकी वजह से जो कई सारी ट्राइबल सोसाइटीज़ थीं उन्होंने भी कास्ट बेस्ड सिस्टम को अपनाना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, पहले जो विदाउट कास्ट सिस्टम चल रहा था, धीरे धीरे कास्ट सिस्टम और पॉलिटिकल एडवांसमेंट को उन्होंने अपने ट्राइब्स में अपनाया और सेटल लाइफ में शिफ्ट हो गए, नोमैडिक से सेटल लाइफ में आ गए। ट्राइबल कस्टम एंड रिचुअल्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू हिंदू रिलीजन ट्रेडिशंस। साथ में कई सारे ट्राइबल कस्टम और रिचुअल्स ऐसे भी थे जिनको हिंदू ट्रेडिशन में भी शामिल किया गया। मतलब एक तरफ जहाँ पे ट्राइब्स ने बहुत सारी चीज़ें अपनाई, वहीं हिंदू जो है और बाकी जो नॉर्मल ट्राइब्स थी, उन्होंने नॉर्मल जो सोसाइटीज़ थी उन्होंने ट्राइब के भी कई सारे कल्चर्स को अपने में शामिल कर लिया था, उनके कई सारे कल्चर्स को अपनाया था। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें इतने ही क्वेश्चंस थे जो आज हमें इस वीडियो में समझने थे। यहाँ से अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आपसे नहीं बनते हैं आप मैसेज करें, ठीक है। इसके साथ ही हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।